प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसपी शर्मा आप सभी का पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रसंघ। तो हमने पूर्व में पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उसमें अपार जन और धन की हानि हुई और यह हानि आगे न हो, इसके लिए विश्व के सभी देशों ने विचार विमर्श करना शुरू किया और पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ 1919 में। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति और वुड्रो विल्सन ने जो है 14 सूत्री कार्यक्रम दिए और उनमें से एक कार्यक्रम राष्ट्रसंघ भी था। तो विश्व को शांति और सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। तो राष्ट्रसंघ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ वैधानिक दृष्टि से अस्तित्व में आया और राष्ट्रसंघ के उद्देश्य निर्धारित किए गए। वो उद्देश्य थे, नंबर 1 शांति स्थापना, यानी विश्व में शांति की स्थापना की जाए। अब प्रथम विश्व युद्ध की तरह दूसरा विश्व युद्ध न हो, इसके लिए पहल की जाए। तो शांति स्थापना। दूसरा इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया, राष्ट्रों के बीच में सहयोग, विश्व के देशों के बीच में आपसी सहयोग हो, भाईचारे की भावना हो, ये इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया। तीसरा उद्देश्य रखा गया, पेरिस के शांति सम्मेलन के कर्तव्यों को पूरा किया जाए। पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुआ 1919 में, उसमें प्रत्येक देश के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए, उन कर्तव्यों को हर कोई देश ईमानदारी और सच्चाई के साथ में पूरा करें, ये राष्ट्रसंघ का उद्देश्य निर्धारित किया गया। राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों के बाद में हम जान लेते हैं राष्ट्रसंघ के अंग के बारे में। राष्ट्रसंघ के 3 अंग जो हैं निर्धारित किए गए। पहला असेंबली या साधारण सभा, दूसरा काउंसिल या परिषद और तीसरा सचिवालय। असेंबली पहला या साधारण सभा, दूसरा काउंसिल या परिषद और दोनों का काम करने वाला तीसरा सचिवालय। तो पहले असेंबली या साधारण सभा के बारे में बात कर लेते हैं। प्रत्येक देश को एक मत यानी एक वोट और 3 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था, यानी एक वोट दे सकता था देश और 3 प्रतिनिधि अपने भेज सकता था। प्रतिवर्ष सितंबर मास में जेनेवा नगर में अधिवेशन बुलाया जाता था और इस अधिवेशन के लिए अगर अतिरिक्त आवश्यकता भी होती तो अतिरिक्त अधिवेशन बुलाने की भी व्यवस्था की गई थी। प्रतिवर्ष एक अध्यक्ष और 8 उपाध्यक्ष निर्वाचित ये असेंबली करती थी। इसका जो कार्य क्षेत्र था विशेषकर निर्वाचन करने का, चुनाव करवाने का, परामर्श देने का और अंगीभूत यानी संविदा के नियमों में संशोधन करने का, ये इसका कार्यक्षेत्र था। इसका प्रथम अधिवेशन 15 नवंबर 1920 को बुलाया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 15 नवंबर 1920 को बुलाया गया और इसका अंतिम अधिवेशन हुआ 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को। और 18 अप्रैल 1946 को 34 सदस्यों ने मिलकर के राष्ट्रसंघ के विघटन का प्रस्ताव पारित कर दिया और इसी के साथ में जो है ये अंतिम अधिवेशन रहा। तो असेंबली या साधारण सभा के जो हैं अपन ने कार्यों की बात की। इसके बाद में दूसरे जो इसका अंग है, महत्वपूर्ण अंग, दूसरा काउंसिल या परिषद। इसे संघ की कार्यकारिणी भी कहा जाता है। काउंसिल या परिषद को संघ की कार्यकारिणी भी कहा जाता है। काउंसिल में 2 प्रकार के सदस्य रखे गए, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी।
स्थायी सदस्य 5 और अस्थायी सदस्य 4, लेकिन बाद में 5 सदस्य और बढ़ गए और इस प्रकार से सदस्यों की संख्या 9 हो गई। अस्थायी सदस्यों की संख्या 9 तक पहुंच गई। असेंबली प्रतिवर्ष 3 वर्ष की अवधि के लिए 3 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती थी। असेंबली प्रतिवर्ष 3 वर्ष की अवधि के लिए 3 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती थी। कार्य क्या हैं काउंसिल के या परिषद के, वो भी जान लेते हैं। विभागीय नियुक्तों को स्थायी करना इसका पहला कार्य है। जो विभागीय नियुक्तियाँ की गई थी उन नियुक्तियों को स्थायी करना, ये इसका काउंसिल का या परिषद का कार्य था। दूसरा कार्य निशस्त्रीकरण तथा युद्ध के खतरों को टालना। जो देश शस्त्रीकरण की होड़ कर रहे थे उन देशों को शस्त्रीकरण की होड़ से बचाना और युद्ध के खतरों को टालना, ये इसका कार्य था काउंसिल या परिषद का। इसके अलावा इसका कर्तव्य पालन का सुझाव देना, यानी सभी देशों ने जो कर्तव्य निर्धारित किया था, राष्ट्रसंघ का जो उद्देश्य निर्धारित किया था, उन उद्देश्यों को पूरा करवाने का काम भी जो है काउंसिल या परिषद का था। इसके साथ सैनिक कार्यवाही, अगर कोई राष्ट्र जो है किसी पे आक्रमण कर रहा है तो उसके लिए कितने सैनिक चाहिए राष्ट्रसंघ को, इसकी सुनिश्चितता भी जो है काउंसिल या परिषद को दी गई। इसके बाद में तीसरा जो है इसका अंग है सचिवालय। सचिवालय जो है असेंबली यानी साधारण सभा और काउंसिल या परिषद दोनों को देखने वाली संस्था या दोनों का काम करने वाली जो अंग था वो सचिवालय था। असेंबली और काउंसिल दोनों का कार्य करने वाला अंग जो था वो सचिवालय था। इसका केंद्र जेनेवा में बनाया गया। सचिवालय में 60 अधिकारी और कर्मचारी काम करते थे। सचिवालय का जो प्रधान था, सचिवालय का प्रधान अधिकारी था, वह महासचिव कहलाता था। इंग्लैंड के एक महासचिव बने सचिवालय में जिनका नाम था सर ड्यूमंड। इंग्लैंड के जो महासचिव बने उनका नाम था सर ड्यूमंड ने 1920 से लेकर के 1933 तक कार्यकाल पूरा किया। असेंबली और काउंसिल दोनों मिलकर के सचिवालय का काम देखती थी, ये हमने बात की। इन 3 अंगों के अतिरिक्त 3 अंग कौन से हो गए? असेंबली या साधारण सभा, दूसरा अंग काउंसिल या परिषद, तीसरा सचिवालय। इनके अतिरिक्त 2 अंगों की अपन और बात कर रहे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका केंद्र हेग में और 11 न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए और उसके बाद में 4 न्यायाधीश और जो है बढ़ा दिए गए। इसलिए टोटल हो गए, कुल हो गए 15 न्यायाधीश। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इसकी अपन बात कर रहे हैं, तो इसका केंद्र जो है जेनेवा में था और ये संगठन जो है श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करता था। यह स्वायत्त संगठन था, यह स्वायत्त संगठन था, लेकिन फिर भी ये राष्ट्रसंघ का अंग था। तो ये तो अपन ने जो है राष्ट्रसंघ के अंगों के बारे में बात की कि प्रमुख 3 अंग, जिनमें पहला असेंबली या साधारण सभा, दूसरा काउंसिल या परिषद और तीसरा सचिवालय। यानी असेंबली और काउंसिल दोनों के कार्य देखने वाला जो अंग था वह सचिवालय था। इसके बाद में अपन बात करते हैं राष्ट्रसंघ के कौन कौन से कार्य निर्धारित किए गए या राष्ट्रसंघ ने कौन कौन से कार्य किए। प्रशासन संबंधी कार्य, प्रशासन के जो कार्य थे उनको देखने का काम राष्ट्रसंघ का था। दूसरा संरक्षण प्रथा संबंधी कार्य
जो है राष्ट्रसंघ का था। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा संबंधी, अगर किसी देश में अल्पसंख्यक जाति के लोग हैं तो उनकी सुरक्षा करने का कार्य भी राष्ट्रसंघ ही करता था। चौथा कार्य आर्थिक, सामाजिक, मानवता संबंधी कार्य। कोई आर्थिक गतिविधि हो, चाहे सामाजिक गतिविधि हो या मानव कल्याण का कार्य हो, ये सारे काम देखने का जो कार्य करता था वो राष्ट्रसंघ करता था। पांचवा महत्वपूर्ण जो कार्य था राष्ट्रसंघ का वो था शांति और सुरक्षा संबंधी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो शांति और सुरक्षा को जो खतरा पैदा हुआ था वो खतरा आगे न हो, इसके लिए राष्ट्रसंघ को कार्य करना था। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वो भी राष्ट्रसंघ का कार्य निर्धारित किया गया। राष्ट्रसंघ ने इसके लिए कार्य भी किया, शांति और सुरक्षा के लिए। छठा कार्य शरणार्थियों की समस्या। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में शरणार्थियों की समस्या पूरे विश्व के सामने खड़ी हो गई और शरणार्थियों की समस्या को हल करने का प्रयास भी राष्ट्रसंघ ने किया। इसलिए राष्ट्रसंघ का कार्य शरणार्थियों की समस्याओं को दूर करना भी था। सातवां दास प्रथा और बेगार उन्मूलन। राष्ट्रसंघ ने जो दास प्रथा थी विश्व में, जो गरीब थे, असहाय थे, उनको जबरन या व्यवस्था के कारण से दास बना दिया जाता था, उस दास प्रथा को समाप्त करने का कार्य भी राष्ट्रसंघ ने किया। बेगार उन्मूलन यानी जो बेगार ली जाती थी, बिना शुल्क के जो काम करवाया जाता था, उस बेगार प्रथा को भी समाप्त करने का काम राष्ट्रसंघ के द्वारा किया गया। आठवां कार्य नारी कल्याण और बाल कल्याण। नारी कल्याण और बाल कल्याण का कार्य राष्ट्रसंघ के द्वारा किया गया। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए जो बेची जाती थी स्त्रियां, उनके कल्याण के लिए कार्य किया गया। इसके साथ ही बाल कल्याण, जो बच्चे होते थे जिनको खरीदा जाता था, बेचा जाता था, उनके लिए भी राष्ट्रसंघ ने कार्य किया। यानी नारी के कल्याण के लिए और बाल कल्याण के लिए कार्य करने वाला राष्ट्रसंघ ही था। नौवां कार्य नशीले पदार्थों के व्यापार पर रोक। अफीम और चरस, विभिन्न प्रकार के जो नशीले पदार्थ थे उनके सेवन से विश्व के लोग इसके शिकार हो रहे थे और इसे रोकने के लिए कार्य किया राष्ट्रसंघ ने। तो नशीले पदार्थों के व्यापार पर जो है राष्ट्रसंघ ने रोक लगाई। 10वां कार्य स्वास्थ्य संबंधी कार्य। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए राष्ट्रसंघ ने कार्य किया और 1923 में मलेरिया रोग का उन्मूलन किया गया। 1923 में मलेरिया रोग उन्मूलन के लिए भी कार्य किया गया राष्ट्रसंघ के द्वारा। 11वां कार्य बौद्धिक सहयोग। बौद्धिक सहयोग यानी चाहे कलाकार हों, विद्वान हों या कोई ऐसे प्रबुद्ध मानव हों, उनके लिए कार्य करने का काम किया गया। 1926 में पेरिस में बौद्धिक सहयोग संस्था की स्थापना की गई। उनके कल्याण हेतु एक संस्था बनाई गई 1926 में पेरिस में, जिसे बौद्धिक सहयोग संस्था कहा गया। तो इस प्रकार से राष्ट्रसंघ ने कार्य किए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कोई अगर विश्व में संस्था बनी जो शांति और सुरक्षा करने का काम करती तो वह राष्ट्रसंघ ही था। तो राष्ट्रसंघ के जो कार्य थे वो अद्भुत थे, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रसंघ को असफलता हाथ लगी और इस असफलता के पीछे जो कारण थे उनको भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रसंघ की असफलता के मुख्य कारण राष्ट्रसंघ की कमजोरियां। राष्ट्रसंघ में कमजोरियां थी। राष्ट्रसंघ
में कुछ ऐसे देश थे जो अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे थे, उनकी मंशा राष्ट्र संघ में शामिल होने की नहीं थी। जैसे अमेरिका जो है वो राष्ट्र संघ में शामिल नहीं हुआ, जबकि वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, लेकिन अमेरिका की कभी भी जो है मंशा नहीं रही इसको मजबूत बनाने की। तो राष्ट्र संघ की कई कमजोरियां थी जिसके कारण से राष्ट्र संघ असफल हो गया। दूसरी इसकी असफलता का कारण संवैधानिक निर्बलता। राष्ट्र संघ जो है संवैधानिक नहीं बन पाया, ये इसकी निर्बलता रही, यह इसकी कमजोरी रही, और इस कमजोरी का फायदा उन देशों ने उठाया जो आक्रमणकारी नीति पर चल रहे थे, हिटलर और मुसोलिनी। इसलिए इस संवैधानिक निर्बलता के कारण से भी राष्ट्र संघ को विफलता हाथ लगी। तीसरा, राष्ट्र संघ की असफलता का कारण उत्तरदायित्व का अभाव। कोई भी देश राष्ट्र संघ के कर्तव्यों की पालना नहीं कर रहा था। हर कोई देश शस्त्रों की होड़ कर रहा था, शस्त्रीकरण की तरफ बढ़ रहा था, सैन्यकरण की तरफ बढ़ रहा था, दूसरे देशों पर अधिकार करने की सोच रहा था। ऐसी स्थिति में जो देश थे वो अपने उत्तरदायित्व की पालना नहीं कर रहे थे, उसका पूर्णतः अभाव था। इसलिए भी राष्ट्र संघ की असफलता हुई। चौथा, राष्ट्र संघ की असफलता का कारण असमानता। हर कोई देश स्वयं को ताकतवर बनाना चाहता था और पड़ोसी देश को कमज़ोर बनाना चाहता था, इसलिए उनकी सोच में असमानता थी, उनके कार्य करने की प्रणाली में असमानता थी, और इसी असमानता ने राष्ट्र संघ की विफलता को निर्धारित कर दिया। पांचवा, वर्साय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो वर्साय की संधि हुई, यह अपमानजनक संधि थी, और इस अपमान का बदला लेने के लिए जर्मनी ने जो है प्रण लिया कि वह इन देशों को सबक सिखाएगा, अपने अपमान का बदला लेगा। इसलिए वर्साय की संधि के कारण से भी राष्ट्र संघ सफल नहीं हो पाया। छठा कारण, अधिनायकवाद का उदय। राष्ट्र संघ को असफल करने वाला जो सोच थी वो अधिनायकवाद थी। मुसोलिनी और हिटलर जैसे अधिनायकवादी सोच के लोग राष्ट्र संघ को विफल करने में लगे हुए थे, इसलिए अधिनायकवाद के उदय के कारण से भी राष्ट्र संघ असफल हो गया। सातवां और अंतिम कारण रहा राष्ट्र संघ की विफलता का, वो रहा संतुष्टिकरण की नीति। हिटलर और मुसोलिनी को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र संघ के सदस्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया, और जब वो दूसरे देश पर आक्रमण कर रहे थे, उन पर कब्जा कर रहे थे, तो ताकतवर देशों ने संतुष्टिकरण की नीति अपनाई, और इसी संतुष्टिकरण की नीति ने राष्ट्र संघ को असफल बना दिया। आज हम यहीं तक राष्ट्र संघ के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।